तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज फिर मैं यहाँ उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ, कारतूस, जिसके विषय में आज हम समझेंगे और उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्नों को भी करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक। फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं कि इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। तो बच्चों, कारतूस चैप्टर जो है ये एक एकांकी है, ठीक है। और इसमें एक ऐसे जाबाज एक युवक है जो जाबाज है, उसके कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से, अपने देश से बाहर कर देना। ये उसका उद्देश्य था। तो बच्चों, क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा साहसी था, कारतूस और साहसी था, कि वो शेर के मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की हिम्मत रखता था। मतलब वो शेर के घर के अंदर जाकर और उससे लड़ने की भी हिम्मत रखता था। यह कंपनी की, फिर उसने क्या किया कि वह कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं गया, बल्कि वहाँ के जो कर्नल पर अपना रौब जमाया, और वो भी कर्नल जो है इनकी वीरता का कायल हो गया, इस युवक की वीरता का कायल हो गया। एकांकी के नायक जो है ब्रिटिश अफसरों के सरदर्द बना हुआ, मतलब एकांकी का जो नायक है वो जितने भी ब्रिटिश अफसर थे उन सबका सरदर्द बना हुआ था, उनकी नाक में दम कर रखा था उसने। इस योद्धा ने इस योद्धा का नाम क्या था? वजीर अली। ठीक है बच्चों। तो जो वजीर अली है वो बहुत जाबाज और साहसी था। अब क्या हुआ कि अवध के दरबार में अंग्रेज़ों का बहुत प्रभाव था। अवध का जो भी दरबार लगता था वहाँ पर अंग्रेज़ों का बहुत प्रभाव था, और वहाँ पर सादत अली, आसिफ आसिफ उद्दौला का भाई, सादत अली जो है वो आसिफ उद्दौला का भाई और वजीर अली का दुश्मन था। एक बार क्या हुआ कि जब शादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया गया, मतलब कि अवध का जो राजा है उसके तख्त पर जो बैठाया गया, किंग बना दिया गया, किसे? शादत अली को। और शादत अली जो है वो वजीर अली का दुश्मन था, ठीक है। तो क्या किया कि जैसे ही उसको तख्त पे बैठाया तो उससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, है ना, और उनका बहुत प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में वजीर अली जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत को समाप्त कर देना चाहता था। तो उसने क्या किया कि अफ़गानिस्तान के बादशाह को इनविटेशन दिया कि आओ आप और हिंदुस्तान पर आक्रमण करो। ऐसे करके उसने इनविटेशन दिया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो वजीर अली है वो देश प्रेमी था, ठीक है, बहुत दिलेर था, साहसी था, और अंग्रेजी सरकार और अवध का बहादुर तात्कालिक नवाब अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था। किसे? शादत अली को वो अपना शत्रु समझता था। तो उन्होंने क्या किया कि वे किसी न किसी स्थिति में गिरफ्तार करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी न किसी स्थिति में उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। एक दिन ब्रिटिश के लेफ्टिनेंट ने जहां पर उसने अपना शिविर लगाया हुआ था, वहां वजीर अली एक घुड़सवार के रूप में गया, और वहां जाकर वो कहता है उस कर्नल से उसने वजीर अली को गिरफ्तार करने की मदद मांगी कि मुझे वजीर अली को गिरफ्तार करना है, ठीक है। इसमें मदद मांगी, इसलिए मुझे कारतूस चाहिए, ठीक है। तो कारतूस मांगता है, और जब कारतूस उसे मिल जाता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम वजीर अली है, मैं ही वजीर अली हूँ, ठीक है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, और जो कर्नल है वो उससे बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखता रहता है, और उसे जाबाज सिपाही कर कर संबोधित करता है और बुलाता है। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि ये जाबाज युवक जो है, जो जितना साहसी है,
ठीक है। और ये देश प्रेमी भी है और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि ये अंग्रेज़ों को देश से बाहर करे। ये इसका एकमात्र उद्देश्य था। और शादत अली जो है वो इसको अपना दुश्मन समझता था, ठीक है, और गिरफ्तार करवाना चाहता था, ठीक है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक दिन जब शादत अली को तख्त पे बैठा दिया गया अवध के, ठीक है, राजा बना दिया गया, तो उससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, काफ़ी प्रभाव उनका पड़ने लगा। और जो वज़ीर अली जो हमारे युवक है, जाबाज युवक जो है वज़ीर अली, उसको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अंग्रेज़ों का शासन जो है वो ख़त्म कर देना चाहता था। तो उसने क्या किया बच्चों कि ऐसे समय पर जो अफ़गानिस्तान के बादशाह हैं उनको बोल दिया, इनविटेशन दे दिया कि आप हिंदुस्तान पर आक्रमण करें, ठीक है। तो और ऐसे हालात में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं उन्होंने अपना शिविर जहाँ लगाया हुआ था, ऐसे हालात में वज़ीर अली खुद, मतलब वो जो युवक है वो खुद जो है एक घुड़सवार बन के गया और वहाँ के कर्नल के पास गया और कर्नल से कहता है कि मुझे वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है, उसमें आपकी मदद चाहिए, तो मुझे एक कारतूस चाहिए। तो कारतूस जो है वो कर्नल ने उस युवक को दे दिया। और जब कारतूस मिल गया तब वज़ीर अली ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं ही वज़ीर अली हूँ, और ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। ऐसे में जो कर्नल है वो उन्हें देखते ही रह गया आश्चर्यचकित होकर, और आखिरी में क्या, जाबाज सिपाही के रूप में उसे संबोधित किया और पुकारता रहा। तो आफ्टर ऑल इस पूरे चैप्टर में बस यही है बच्चों। और अब हम इसकी जल्दी से अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं, चिपके हुए हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है आपके सामने कि वज़ीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी। तो कर्नल को रॉबिन हुड की इसलिए याद आती थी क्योंकि वज़ीर अली जो है वो रॉबिन हुड की तरह बहुत साहसी, बहादुर और चकमा देने में माहिर था। वह कई दिनों से अंग्रेज़ों को चकमा दे रहा था और उनकी पकड़ में भी नहीं आता था। कंपनी के वकील को भी उसने घर में घुसकर मारा था। और वज़ीर अली के ऐसे बहादुरी भरे अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी, ठीक है। अब सेकंड प्रश्न है आपका, शादत अली कौन था और वज़ीर अली की पैदाइश को वो अपनी मौत क्यों समझता था। तो बच्चों शादत अली जो है, शादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। आसिफ उद्दौला जो है उसकी कोई संतान जब तक की नहीं थी तब तक की तो शादत अली जो है ये समझता था कि मुझे गद्दी पर बैठाया जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब उसकी खुद की संतान हो गई, जब वज़ीर अली का जन्म हो गया, तो वो ये सोचता था कि अब मैं, उसकी जो भी आशाएं थी गद्दी को लेकर वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो वज़ीर अली को अपनी मौत समझता था, ठीक है बच्चों। इसमें 3 नाम आपको शादत अली, आसिफ उद्दौला और वज़ीर अली। जो आसिफ उद्दौला है उसका छोटा भाई शादत अली नवाब, ठीक है। तो और ये वज़ीर अली जो है आसिफ उद्दौला का बेटा, ठीक है। तो जब तक कि उसका बेटा नहीं हुआ था तब तक कि तो शादत अली समझता था कि भाई अब ये गद्दी किसकी है, मेरी ही तो है, ठीक है। लेकिन जब उसका बेटा हो गया तो उसे ये लगता था कि अब ये मेरी आशाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो वज़ीर अली को अपनी पैदाइश वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझता था। अगला प्रश्न है आपका, शादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। कर्नल बहुत ज़्यादा लालची था और वो धन चाहता था कि भाई शादत अली जो है वो भी लालची है और उसे ऐशो आराम की और आदत है, वो ये सोचता था, ठीक है, कि अगर, और शादत अली पर वो विश्वास करता था कर्नल, ठीक है, क्योंकि उसे मालूम था कि शादत अली को तख्त की ज़रूरत है और वो ऐशो आराम उसे उसकी ज़िंदगी में बिताना पसंद है। और जो शादत अली है उसने आधा धन और 10 लाख रुपए कर्नल को दे दिए थे पहले ही, एज अ सेफ्टी, सुरक्षित रहने के लिए, ठीक है। तो अब लिखने वाली भाषा में आप क्या लिखेंगे कि शादत अली और कर्नल अच्छे दोस्त थे। शादत अली को कर्नल पर पूरा विश्वास था
ठीक है। और शादत अली को ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना पसंद था। उसे आधी संपत्ति और उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को ऑलरेडी पहले से ही दे दिए थे, ताकि उसे कोई खतरा नहीं रहे। और इस तरह शादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद अवध के धन दौलत पर कब्जा करना था। अगला प्रश्न है आपका कि कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की। तो कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहां के नवाब की सहायता पाकर सुरक्षित घाघरा पहुंच गया। तब से वह जंगलों में रहने लगा और अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। क्या किया बच्चों उसने? कत्ल करने के बाद आजमगढ़ भाग गया और वहाँ के नवाब की उसने सहायता ली और सहायता लेकर सुरक्षित हो गया और सुरक्षित घाघरा पहुँच गया और वहाँ पर जंगलों में जाकर रहने लगा और अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाने लगा। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? घुड़सवार के जाने के बाद घुड़सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? तो कर्नल जिस सवार को साधारण सिपाही समझ रहा था, जिसकी मदद से वह वजीर अली को पकड़ने का ख्वाब देख रहा था, वह वास्तव में स्वयं वजीर अली ही था। इसलिए सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया। वह ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि वजीर अली की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो मेरे ही खेमे में आकर मुझे मूर्ख बनाकर कारतूस ले जाएगा और कर्नल कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चों ये सीन तब का है, ये बात तब की है जब वजीर अली जो है वो कर्नल के खेमे में चला आता है जहाँ पर उनका शिविर लगा हुआ था और वहाँ घुड़सवार के रूप में आता है और उन्हें बताता है कि मैं वजीर अली को मारना चाहता हूँ और उसे मारने के लिए आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो मुझे कारतूस चाहिए। तो कर्नल जो है वो भी वजीर अली को मारना ही चाहता था। उसने कभी भी वजीर अली को देखा नहीं था, तो उसने कारतूस उसे दे दिया कि ठीक है तुम उसे मार दो, ठीक है। तो जैसे ही वजीर अली ने कारतूस लिया वैसे ही कर्नल को ये बता दिया कि मैं ही वजीर अली हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। इसीलिए कर्नल हक्का बक्का रह गया था। क्यों रह गया था ये तो मैंने आपको रीज़न बता दिया जो कि स्टोरी में हमने समझा था। तो कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? क्योंकि वो उस घुड़सवार को साधारण सिपाही समझ रहा था और उसकी मदद से वो वजीर अली को मारना चाहता था, लेकिन वो खुद ही वजीर अली निकला। इसलिए सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया और ऐसी उम्मीद भी उसने नहीं की थी कि वजीर अली की इतनी ज़्यादा हिम्मत हो जाएगी कि मेरे ही खेमे में चला आएगा और मुझे मूर्ख बनाकर 10 कारतूस भी ले जाएगा। और कर्नल कुछ भी नहीं कर पाया। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा? अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? तो ऐसा क्यों लगा उसे? ठीक है, सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है कंपनी के खिलाफ। ऐसा उसे इसलिए लगा कि लेफ्टिनेंट को कर्नल ने जब ये बताया कि वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण के टीपू सुल्तान और बंगाल में नवाब के भाई शम्सुद्दौला भी कंपनी के खिलाफ हैं और उन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह को जमा को आक्रमण करने का न्योता भेज दिया। और ये अफगानिस्तान के बादशाह को आक्रमण करने का इनविटेशन किसने भेजा था? वजीर अली ने। ठीक है बच्चों, ये उसकी प्लान का एक हिस्सा था। तो अब ऐसा क्यों लग रहा था लेफ्टिनेंट को कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि कर्नल ने उन्हें बताया कि वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल में नवाब के भाई शम्सुद्दौला भी
कंपनी के खिलाफ है और इन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह को भी आक्रमण करने का न्योता भेज दिया है। तब लेफ्टिनेंट को ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया था। वजीर अली खुद एडवोकेट थे, वकील थे और उनको उनके नवाबी पद से हटा दिया गया था और बनारस भेज दिया गया था। फिर कुछ महीनों के बाद उन्हें कलकत्ता बुलाया गया था। तो वजीर अली ने कंपनी के वकील जो कि बनारस में रहते थे उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह वजीर अली को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को चोट पहुंची और साथ ही वह अपनी कंपनी से नफरत करता था। इन दो कारणों की वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने वकील का कत्ल कर दिया। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किया? तो घुड़सवार ने कैसे हासिल किया था बच्चों, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था ये स्टोरी का, कि सवार जो कि स्वयं वजीर अली था, ठीक है, घुड़सवार बन के भी कौन गया था? खुद ही वजीर अली गया था पहला, ठीक है। वह अकेले ही खेमे में आता है तो कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों समझते हैं कि उनके साथ मिलकर वो वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है, ये सोचा उसने। और वह कर्नल की अपनी बातों से प्रभावित कर, मतलब उस कर्नल को अपनी बातों से प्रभावित करके, मतलब कर्नल को स्वयं को ही पकड़वाने की सहायता देने का जाल बिछाता है। फिर जब कर्नल से कारतूसों की मांग करता है तो कर्नल बिना कोई प्रश्न पूछे कारतूस दे देता है। वजीर अली उनके खेमे में जाकर कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों समझते हैं कि वजीर अली, ये जो घुड़सवार है, ये वजीर अली को गिरफ्तार करने में हमारी मदद करना चाहता है, ठीक है। और ये घुड़सवार बन के जो वजीर अली गया था तो उसने उन लोगों को कहा कि भाई मैं वजीर अली को पकड़ना चाहता हूँ, उसमें आपकी सहायता चाहता हूँ। अपने ऐसे बातों के जाल में उन्हें जाल बिछा दिया और कर्नल और लेफ्टिनेंट उनकी बातों में आ गए। और उसके बाद जो है इसने वजीर अली ने उनसे कारतूस मांगा तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न पूछे उनसे कारतूस दे दिया। इस प्रकार वजीर अली खुद ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से कारतूस लेने में सफल हो गया। ठीक है बच्चों, अब लिखने वाली भाषा में आप सरल भाषा में कुछ एक पॉइंट में किस तरीके से लिखेंगे कि सवार जो स्वयं ही वजीर अली ही था वह अकेले ही खेमे में आता है, ठीक है, खेमा जहाँ पे उनका शिविर लगा हुआ है, और कर्नल और लेफ्टिनेंट समझते हैं कि वह उनके साथ मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। वह कर्नल को अपनी बातों से प्रभावित करके कर्नल को स्वयं को ही पकड़वाने में सहायता देने का जाल बिछाता है, ठीक है। फिर वो कर्नल से कारतूस की मांग करता है और कर्नल बिना कोई प्रश्न पूछे उसे कारतूस दे देते हैं और वजीर अली खुद ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से कारतूस लेने में सफल हो गया। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे, स्पष्ट कीजिए। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। वह बहुत ही साहसी और हिम्मती था। वजीर अली का निर्भयता से शत्रु से खेमे में अकेले जाना, दुश्मनों से भी कारतूसों को प्राप्त करना, वकील की अपमानजनक बात को सहन न करना और उसके घर में उसकी हत्या करना और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में भी पीछे नहीं हटना, तत्पर रहना, ये सभी घटनाएं वजीर अली की जाबाजी को सिद्ध करती हैं। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, आशय स्पष्ट कीजिए। इस
आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, इसका क्या मीनिंग है? इसका अर्थ है कि कर्नल कालिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगल में डेरा डाले हुए था। अब उसने कई बार वजीर अली को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो चकमा देकर भाग जाता था और उनकी पकड़ में नहीं आता था। ठीक है, भले ही वजीर अली के पास थोड़े से ही लोग थे, असंख्य, थोड़े से ही मुट्ठी भर आदमी ही थे, मतलब मुट्ठी भर आदमी यानी वजीर अली के पास मुट्ठी भर आदमी थे, लेकिन उसका साहस, उसका पराक्रम बहुत अधिक था और वो चालाक सिपाही था। ठीक है, इसलिए उसे पकड़ नहीं पाए कर्नल। ठीक है, तो मुट्ठी भर आदमी यानी कि वजीर अली के पास मुट्ठी भर आदमी ही थे, ये दमखम, फिर भी उसके साहस और बहादुरी उसमें बहुत थी और वो एक चालाक सिपाही था। ठीक है बच्चों, अगला आपके पास है कि गर्द को ऐसे उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आ रहा है। इस सेंटेंस का, इस वाक्य का क्या मीनिंग है? स्पष्ट कीजिए। गर्द तो ऐसे उड़ रही है, मतलब धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो मुझे तो सिर्फ एक ही सवार नजर आ रहा है। इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का, यह कथन अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट का है। इस पंक्ति का आशय है कि वजीर अली जैसे सवार के आने से काफिला के आने का प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे ही वो आता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा काफिला चला आ रहा है। वह तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। ठीक है, उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल ऐसा आभास देती थी जैसे मानो पूरी फौज चली आ रही है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। ये हम सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स कवर कर रहे हैं बच्चों, सारे भाषा अध्ययन भी करेंगे हम इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट है आपका कि कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगाया हुआ था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वजीर अली जंगल में कहीं छिपा हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर उनकी नाक में दम करके रखा था, इसलिए वे वजीर से तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वे ये देख सकें कि वह किस दिशा की तरफ जा रहा है और शायद इससे उन्हें वजीर अली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार स्वयं ही वजीर अली था, पहली बात, और अब तक कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था, किसी को भी पता नहीं था कि वजीर अली कौन है, किसी ने देखा नहीं था उसे। साथ ही वह एक जाबाज और बहादुर था, इसलिए उसने वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है ऐसा कहा। भाषा अध्ययन है बच्चों कि आपको इसका एक एक पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम, सेम अर्थ वाले, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है बच्चों, खिलाफ, पाक, उम्मीद, हासिल, कामयाब, वजीफा, नफरत, हमला, इंतजार, मुमकिन। खिलाफ का मतलब होता है विरुद्ध, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पाक का मतलब होता है पवित्र, और आशा, उम्मीद रखना मतलब कि आशा रखना। हासिल करना मतलब कि मिलना, पाना। कामयाब मतलब कि सफल। वाजिब का मतलब होता है परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि। छात्रवृत्ति, ठीक है, स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं। ठीक है, नफरत का मतलब होता है घृणा। इसके अलावा हमला मतलब कि आक्रमण। इंतजार का क्या होगा? प्रतीक्षा करना। ठीक
ठीक है, प्रतीक्षा। मुमकिन का मतलब संभव। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरे आपको दिए गए हैं बच्चों, और इसे आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। मीन्स आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें ये मुहावरा आना चाहिए बीच में, ठीक है। जैसे आंखों में धूल झोंकना, मतलब शरारती बच्चे शिक्षक की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे चोर चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चोर भाग गए, कुछ भी बना सकते हैं, एनीथिंग एल्स, ठीक है। मुहावरे कूट कूट कर भरना, मुहावरे जो है कूट कूट कर भरना, ये मुहावरा जो है इसका आपको बनाना है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों में स्वाभिमान की भावना को कूट कूट कर भरना चाहिए, ठीक है। काम तमाम कर देना, मतलब कि देखते ही देखते खेल खत्म कर देना, देखते ही देखते शरारती लड़के ने नए खिलौने का काम तमाम कर दिया, ठीक है, कुछ भी। जान बख्श देना, हम भारतीय अपने दरिया दिली से अपने दुश्मनों की भी जान बख्श देते हैं। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताइए, ठीक है। संज्ञा, ये जो वाक्य है इसमें संज्ञा या सर्वनाम दिया गया है, ठीक है, उसका क्रिया से क्या संबंध है ये आपको देखना है और बताना है कि ये कौन सा संबंध बताना है, मतलब कि कारक बताना है आपको क्या है, ठीक है। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है, जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है, तो ये एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, संबंध कारक। कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई, ठीक है। हिंदुस्तान और कंपनी के बीच में एक रिलेशन है, लेकिन एक अधिकार भी है, ठीक है। तो संबंध कारक और अधिकरण कारक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, वजीर को उसके पद से हटा दिया गया। पद मतलब वो कोई काम कर रहा था और उससे उसको हटा दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में कर्म कारक और अपादान, एक कारण मिला जिसके कारण उसे हटाया गया, अपादान कारक। फौज के लिए कारतूस की आवश्यकता थी, पूरी फौज यानी पूरा संप्रदान कारक, और इसका एक रिलेशनशिप भी होता है, मतलब कि ये एक संबंध को भी दर्शाता है, इसलिए संबंध कारक भी कह सकते हैं। सिपाही घोड़े पर सवार था, ये भी संबंध कारक। नीचे दिए गए वाक्यों में ने लगाकर दोबारा लिखिए। घोड़ा पानी पी रहा था, तो घोड़े ने पानी पी लिया। बच्चे दशहरे का मेला देखने गए, यानी बच्चों ने दशहरे का मेला देखा, ठीक है। आगे, रॉबिन हुड गरीबों की मदद करता था, रॉबिन हुड ने गरीबों की मदद की। देश भर के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, देश भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। इन वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है। तो वाक्य क्या है, सेंटेंस है आपका, वाक्य है आपका कि कर्नल ने कहा कि सिपाहियों इस पर नजर रखो, ये किस तरफ जा रहा है। तो आपको इसमें विराम चिन्ह, आप ध्यान पूर्वक देखिए स्क्रीन पर, ये लिखा है, आपको इस टाइप से पूरा लिखना है। कर्नल ने कहा, डैश लगाया, ठीक है। सिपाहियों, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाया आपका, विराम चिन्ह, सारे विराम चिन्ह, ठीक है। सिपाहियों इस पर नजर रखो, ये किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये हो गया क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा आपका क्लोज, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। सेकंड आपका है, सवार ने पूछा, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, इतने लाव लश्कर की क्या जरूरत है।
सवार ने पूछा, आपने इस मुकाम पर, देखिए डैश की जगह डैश लगाया, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पर होना चाहिए उसकी जगह वो लगाया, और अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना है। सारे विराम चिन्ह लगाकर आपको इस प्रकार उत्तर लिखना है। खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे बात कर रहे थे और चांदनी छिटकी हुई थी और बाहर सिपाही पहरा दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। ठीक है, ठीक है। खेमे के अंदर दो व्यक्ति बैठे और बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है आपका विराम चिन्ह लगा। चांदनी छिटकी हुई थी और बाहरी सिपाही पहरा दे रहे थे, यहाँ पर विराम चिन्ह लगा। आपने देखा कि ऊपर वाले वाक्य में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। सही चिन्हों को पहचान कर आपको विराम चिन्ह वहाँ लगाना है और अपना उत्तर सही लिखना है। एक व्यक्ति कह रहा था, यहाँ पर डैश लगा हुआ है। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, ये मेन हेडलाइंस है, मेन आपका जो है सेंटेंस है, इसलिए इसे इन्वर्टेड कोमा में लगाया गया है और विराम चिन्ह लगा है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये अध्याय जो है यहीं समाप्त होता है और बस इतना ही था। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है या आप फिर डिटेल में इस चैप्टर को अच्छे से इसकी समरी या इसकी पूरी कहानी विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिएगा। और भी कोई सजेशन आपके हों या कोई डाउट हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकूँ। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे चैप्टर्स की समरीज जो है वो मैं एक वीडियो में समझा पाऊँ। मैं आपको कम से कम समय में आपकी पूरी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, आपके ग्रामर्स हैं, आपके डाउट्स हैं, मैं ले पाऊँ और आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर पाऊँ। आप अगर चाहते हैं कि इसकी आपको पीडीएफ चाहिए अगर मेरे नोट्स की, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए जल्दी से। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल फ्री है। और भी कोई डाउट्स हैं आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं हिंदी को लेकर। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।